तो आज हम नए बुक के सॉल्यूशन के साथ आए हैं। नए बुक सॉल्यूशन मतलब कि नए बुक के चैप्टर वाइज एक के बाद एक पॉइंट देखेंगे। तो बुक हम आज क्लियर करेंगे एनालॉग उसकी इलेक्ट्रॉनिक्स सेकंड की पॉलिटेक्निक बुक इलेक्ट्रॉनिक्स सेकंड की। उसमें हम पहले पॉइंट ऑफ व्यू में देखेंगे किसको भाई, ईडीसी को। पहले हम देखेंगे किसको, ईडीसी को, और पढ़ेंगे किसको भाई, ईडीसी को। किसको भाई, ईडीसी को पहले हम क्लियर करेंगे। देखिए ईडीसी की बात करते हैं भाई। चलो पहले मैं थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट बताते हैं इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बारे में। देखो कि इलेक्ट्रॉन कहे कि इलेक्ट्रॉन, आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज होता है, माइनस का 1.6 और इंटू 10⁻⁻⁻⁹ कूलम नेगेटिव चार्ज। वहीं प्रोटॉन पर कितना चार्ज होता है, प्लस का होता है 1.6 और इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। न्यूट्रॉन पर कितना होता है भाई, चार्ज 0। यदि इनके मास बूझने लगे कि बताइए कि इस पर मास कितना होता है, न्यूट्रॉन पर, प्रोटॉन पे और इलेक्ट्रॉन पे। हमारी ऑर्बिट में 3 ही पार्टिकल ज़्यादातर मोस्ट इंपॉर्टेंट जिनकी हम चर्चा करते हैं, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। वैसे तो और भी होते हैं, पाई मेसोन, बाई थाईमेसोन, बोसोन, बहुत सारे मेटल होते हैं, लेकिन हम चर्चा किसकी करते हैं, सिर्फ 3 मेटलों की। इनमें भी देखिए इलेक्ट्रॉन का वजन कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का वजन होता है 9.1 और इंटू 10⁻⁻31 kg। इसका होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻27, कितना 27 और इंटू kg। और प्रोटॉन का वजन भी कितना होता है 1.6 और इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। प्रोटॉन का वजन भाई न्यूट्रॉन के वजन के बराबर होता है। प्रोटॉन का वजन न्यूट्रॉन के वजन के बराबर होता है। यदि मैं कहूँ कि इनका कंपैरिजन करना हो, किसका भाई, कंपैरिजन करना हो किसका, प्रोटॉन का, तो प्रोटॉन का वजन इलेक्ट्रॉन के वजन से 1800 गुना ज़्यादा होता है। किसका, प्रोटॉन का वजन इलेक्ट्रॉन के वजन से 1800 टाइम्स मल्टीपल गुना ज़्यादा होता है। किसका, प्रोटॉन का वजन, किसका, प्रोटॉन का वजन इलेक्ट्रॉन के वजन से कितना होता है, 1800 गुना ज़्यादा हो सकता है। या फिर मैं कहूँ प्रोटॉन का वजन बटे इलेक्ट्रॉन का वजन, किसका, मास ऑफ प्रोटॉन कहूँ मैं, मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर कितना बैठ सकता है भाई, 1800। कितने के समथिंग में बैठ सकता है, 1800 के समथिंग में। 1837 आता है रिजल्टेंट उत्तर, लेकिन हम 1800 लेके चलते हैं भाई उसको। अब जरा देखिए, ये मेरे पास इलेक्ट्रॉन होगा, इसके पास चार्ज भी मैं लिख चुका हूँ। यदि इनकी खोज और बूझ ले, तो प्रोटॉन की खोज करी थी गोल्डस्टीन ने। जैसे कि आप एक ट्रिक याद रखना कि मैं कहता हूँ कि यहाँ पर ये आप याद रखना है आपको कि इलेक्ट्रॉन की खोज करी थी थॉमसन ने। किसने खोज करी थी भाई, थॉमसन ने, ठीक। और प्रोटॉन की खोज करेंगे, वैसे तो नाम तो देंगे रदरफोर्ड, लेकिन खोज कौन करेंगे, रदरफोर्ड ही नाम लिखा था, रदरफोर्ड को ही हम ज़्यादातर खोज करते हैं। लेकिन गोल्डस्टाइन ने इसका खोज करी थी। और न्यूट्रॉन की बूझे तो चैकविड ने करी थी। किसने करी थी भाई, चैकविड ने, लिख लो, चैकविड ने इसकी खोज करी थी। चैकविड ने क्या काम करा था, इसकी खोज करी थी। और इसकी खोज करी थी गोल्डस्टीन ने। नाम किसने दिया था भाई, रदरफोर्ड ने। किसने दिया था, रदरफोर्ड ने। थॉमसन ने क्या काम करा था भाई, इसको, थॉमसन ने इसकी खोज करी थी। किसकी भाई, इलेक्ट्रॉन की। अब देखिए, एक हमारे पास होता है एब्सोल्यूट। यदि मैं टेम्परेचर की ही बात करूं, एक होता है मेरे पास एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर का मतलब होता है किसी का वह टेम्परेचर जिस पर उसके इलेक्ट्रॉन, एब्सोल्यूट टेम्परेचर का मतलब होता है कि किसी भी पार्टिकल के इलेक्ट्रॉन की मोशन गति, डायनेमिक एनर्जी क्या होती है, 0 होती है। मतलब कि कोई मेरे पास कोई भी दुनिया का कोई भी पार्टिकल है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन या उसके पार्टिकल क्या करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं, इधर से इधर, इधर से इधर, परमानेंट मूव करते रहते हैं। यदि मैं इसको ऐसा टेम्परेचर दूं, ऐसा टेम्परेचर पर ले जाऊं, चाहे वो पॉजिटिव में जाए, चाहे वो प्लस में जाए, चाहे माइनस पर जाए, जहाँ पर इसके पार्टिकल ये कांस्टेंट वैल्यू में आके रुक जाएं, एक जगह बैठ जाएं, ऐसे समझिए कि ये रुक जाएं, उस पार्टिकल, उस टेम्परेचर को बोला जाता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर। क्या बोला जाता है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। किसी पार्टिकल, किसी भी मेटल के जो छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं, उनका डायनेमिक मोमेंटम क्या हो जाए, रुक जाए, वो स्टैटिक मोमेंटम में आ जाए,
उस टेम्परेचर को बोला जाता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर। और हमारे पास एब्सोल्यूट टेम्परेचर हम किसको मानते हैं भाई, 0 डिग्री सेल्सियस को, या माइनस का 273 केल्विन को। किसको मानते हैं, 273 केल्विन को मानते हैं, -273 केल्विन को, और 0 डिग्री सेल्सियस को मानते हैं। देखिए यदि मैं कहूँ इसी में, देखिए यहीं पर कि यदि मैं कहूँ कि मुझे किस में बदलनी है चीज़ें, डिग्री सेल्सियस से केल्विन में बदलनी है। यदि मैं, आप इतना ध्यान रखिए, जो डिग्री सेल्सियस की वैल्यू है वह केल्विन से कम होती है। इसका मतलब है डिग्री सेल्सियस में जाने के लिए मुझे केल्विन और प्लस का 273 ऐड करना पड़ेगा। वो वैल्यू किसकी देगी, डिग्री सेल्सियस की। मुझे डिग्री सेल्सियस में वैल्यू निकालनी है। यदि मुझे केल्विन की वैल्यू दे रखी है तो केल्विन में 273 जोड़ दीजिए, वो आउटपुट निकलेगी किसकी, डिग्री सेल्सियस की। यदि मैं कहूँ कि मुझे केल्विन की वैल्यू निकालनी है, डिग्री सेल्सियस की दे रखी है, तो डिग्री सेल्सियस में से माइनस का 273 सबट्रैक्ट कर दीजिए। क्या कर दीजिए भाई, सबट्रैक्ट कर दीजिए, तो वो आउट निकल के आएगी वैल्यू किसकी, केल्विन की। लेकिन एक और हमारे पास स्केल होता है जिसका नाम होता है फारेनहाइट। क्या होता है, फारेनहाइट। तो फारेनहाइट का अब डिग्री सेल्सियस से रिलेशन देखिए। यदि मैं कहूँ कि डिग्री सेल्सियस का फारेनहाइट से क्या रिलेशन हो सकता है, तो डिग्री सेल्सियस किसी में भी वैल्यू निकाल रखी हो। अब यदि आपको फारेनहाइट दे रखा हो तो 5/9 करना है, और जिसकी वैल्यू दे रखी है फारेनहाइट और माइनस का 32, कितना भाई, माइनस का 32। ये भी वैल्यू आपको याद रखनी है कि डिग्री सेल्सियस दे रखा हो और डिग्री सेल्सियस निकालना हो, फारेनहाइट की वैल्यू दे रखी हो, सबसे पहले काम ये है -32 करिए और 5/9 की मल्टीप्लाई कर दीजिए। आगे देखिए, अब यदि कहूँ ये बस इसमें इतना ही बहुत है। अब आगे कुछ देखिए, एक पढ़ते हैं हम भाई एक्टिव एलिमेंट, एक पढ़ते हैं पैसिव एलिमेंट। कौन सा, एक पढ़ते हैं हम एक्टिव एलिमेंट और एक पढ़ते हैं हम पैसिव एलिमेंट। देखो एक्टिव एलिमेंट वे एलिमेंट होते हैं जिनको, जो पावर की क्या करते हैं, डिलीवर करते हैं, पावर को डिलीवर करते हैं, एब्जॉर्ब नहीं करते। एक्टिव एलिमेंट जो पावर को डिलीवर करते हैं वो एक्टिव एलिमेंट कहलाते हैं। लेकिन वो एलिमेंट जो पावर को डिसिपिएट या एब्जॉर्ब करते हैं, डिसिपिएट करते हैं या एब्जॉर्ब करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, पैसिव एलिमेंट। तो एनर्जी को डिलीवर करने वाला एलिमेंट क्या कहलाता है, एक्टिव एलिमेंट, और एनर्जी को डिसिपिएट करने वाला या एब्जॉर्ब करने वाला क्या कहलाता है भाई, पैसिव एलिमेंट। देखिए एक होता मेरे पास भाई एक्टिव एलिमेंट, एक होता मेरे पास पैसिव एलिमेंट। एक होता मेरे पास पैसिव एलिमेंट। ठीक, देखिए अब एक्टिव एलिमेंट वे होते हैं जहां पावर हमें आउटपुट पर मिलती है। क्या होता है भाई, पावर हमें क्या होती है, डिलीवर होती है। तो इसका मतलब पावर डिलीवर करने का मतलब पावर की रिक्वायर्ड नहीं है, तो रिक्वायर्ड नहीं है इसका मतलब मैं माइनस में लिख सकता हूँ। अबे पावर की मुझे रिक्वायर्ड थोड़ी है और मुझे पावर मिल रही है, मुझे ज़रूरत नहीं है। लेकिन यदि मैं कहूँ या ये पावर को क्या करते हैं, डिलीवर्ड करते हैं, इसका मतलब है ये पावर को क्या करते हैं, डिलीवर्ड करते हैं। पैसिव एलिमेंट देखिए, पैसिव एलिमेंट वो होते हैं जिनको पावर की रिक्वायर्ड होती है, पावर की रिक्वायर्ड होती है। ये क्या काम करते हैं भाई, पावर को या तो डिसिपिएट करेंगे या फिर क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे। क्या करेंगे भाई, एब्जॉर्ब करेंगे। दो चीज़ें करेंगे, या तो पावर को एब्जॉर्ब करेंगे या फिर डिसिपिएट करेंगे। इसके एग्जाम्पल सिर्फ 3 ही हम लेके चलते हैं। एग्जाम्पल ज़्यादातर जो यूज होते हैं R, L और C, ये हमारे क्या हैं भाई, पैसिव एलिमेंट। पैसिव एलिमेंट कौन से एलिमेंट है भाई, ये पैसिव एलिमेंट। यदि मैं कहूँ कि ये मेरे पास वायर वाउंड कोयल है, क्या है भाई, वायर वाउंड कोयल है, तो ये भी किसके उसमें आती है, पैसिव एलिमेंट में। बल्ब जो होता है हमारे पास वो भी पैसिव एलिमेंट में ही लिया जाता है, किसमें, पैसिव एलिमेंट में ही लिया जाता। अब देखिए एक्टिव एलिमेंट कौन कौन से होते हैं, जैसे कि करंट सोर्स, वोल्टेज सोर्स, वो कोई सा भी हो सकता है, करंट सोर्स भी कोई सा भी हो सकता है, वोल्टेज सोर्स भी कोई सा भी हो सकता है। और SCR, क्या भाई, SCR, डायोड, ट्रायोड,
पेंटोड कौन सा भाई, टेंटोड हो सकता है, पेंटोड हो सकता है, एफईटी होता है, जीएफईटी होता है, एक एफईटी हो सकता है, एससीआर हो गया, बीजेटी हो सकता है, क्या हो सकता है, बीजेटी। ये सब क्या है भाई, ये सारे के सारे एक्टिव एलिमेंट है, या जितने भी सेमीकंडक्टर डिवाइस होते हैं वो क्या होते हैं, ज़्यादातर एक्टिव एलिमेंट होते हैं। सेमीकंडक्टर जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा होते हैं वो क्या होते हैं, एक्टिव एलिमेंट की सीरीज में आते हैं। तो ये आपको याद रखना है, ये एक्टिव एलिमेंट है, ये पैसिव एलिमेंट है। यहाँ पावर को डिलीवर्ड करा जाता है, यहाँ पावर को कंज्यूम या डिसिपेट करा जाता है। और इसके एग्जाम्पल होते हैं आर और सी, जैसे कि बल्ब की गूंज जो होती है फिलामेंट की बनी हुई, वो एक पैसिव एलिमेंट की तरह काम करती है। यदि किसी भी वायर पर आप किसको लपेट दोगे, वायर को लपेट दोगे, तो वो इंडक्टर का काम करेगी। किसका काम करेगी, इंडक्टर का। वो भी क्या कहलाएगी, पैसिव एलिमेंट कहलाएगी। क्या कहलाएगी, पैसिव एलिमेंट। अब देखिए पहला टॉपिक, मैं कुछ टर्मिनोलॉजी को बता रहा हूँ। देखिए पहला मेरे पास है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या है भाई, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता क्या है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट मैंने क्यों लिखा है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह है, देखो किसी भी, मैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ये नहीं दिखा रहा, मैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक एनर्जी की रिप्रेजेंटेशन है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक एनर्जी की रिप्रेजेंटेशन है, मतलब कि एनर्जी की सबसे छोटी इकाई जिसके द्वारा मैं एनर्जी को, स्मॉलेस्ट एनर्जी को भी माप सकता हूँ, उसका हम, उसके लिए स्मॉलेस्ट एनर्जी को नापने के लिए हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट का यूज करते हैं। तो हम जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट लेते हैं वो इलेक्ट्रॉन को लेते हैं। अब एनर्जी को कैसे नापेंगे, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की डायनेमिक या काइनेटिक एनर्जी, या तो उसकी गतिज ऊर्जा या स्थितिज ऊर्जा। भाई इलेक्ट्रॉन सबसे छोटी यूनिट है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन जब सबसे छोटी यूनिट हो गया तो उसकी हम क्या करते हैं, उसकी सबसे कम एनर्जी भी उसकी निकालेंगे। मैं कह रहा हूँ कि वो एनर्जी की सबसे छोटी यूनिट निकालने के हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट का यूज करते हैं। और सबसे छोटी यूनिट हम जो यूज करते हैं, सबसे छोटा पार्टिकल हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन की ही आप एनर्जी को जो निकालोगे वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालेंगे। किस में निकालेंगे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। कहने का मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन सबसे छोटा पार्टिकल है और सबसे एनर्जी की सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू निकालने के लिए हम इलेक्ट्रॉन का ही यूज करेंगे। इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक या डायनेमिक एनर्जी आएगी वो ही क्या कहलाएगी, एनर्जी की स्मॉलेस्ट यूनिट कहलाएगी। तो देखिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, किसी भी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, किसके भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम कितनी डायनेमिक एनर्जी गेन कर सकता है, उसी को क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो लिखिए मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी गेन, यहाँ पर लिख लीजिए गेन, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी गेन बाय द इलेक्ट्रॉन, by the electron, maximum kinetic energy electron under the external, लिखो under the external supply, external supply of the in the 1 electron volt external supply 1 volt is called इलेक्ट्रॉन वोल्ट। या मैं कहूँ, एक मेरे पास डेफिनेशन हो सकती है कि एक वोल्ट के अंदर, किसके अंदर, एक वोल्ट के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन जितनी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी प्राप्त कर सकता है, एक वोल्ट के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन जितनी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी प्राप्त कर सकता है, उस काइनेटिक एनर्जी को हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो मैं जानता हूं कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट मुझे निकालना है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर ये वो एनर्जी है जो इलेक्ट्रॉन ने प्राप्त करी है। तो इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट काइनेटिक एनर्जी के बराबर होएगा। और आप जानते हो किसके अनुसार, न्यूटन्स के थर्ड लॉ के अनुसार,
कि रिलेशन क्या हो सकता है, जितनी काइनेटिक एनर्जी होगी उतनी स्टैटिक एनर्जी होगी। तो मैं इसको पोटेंशियल एनर्जी के रूप में भी लिख सकता हूँ। और पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रॉनिक्स की फॉर्म में कितनी होती है, चार्ज और इंटू वी। आपने पढ़ा होगा कि पोटेंशियल एनर्जी जो होती है क्यू इंटू वी होती है। किसी भी चार्ज स्टोर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के लिए पोटेंशियल एनर्जी क्यू इंटू वी होती है। यदि मैं कहूँ कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर होएगा, तो वोल्ट की वैल्यू मेरे पास कितनी है, चार्ज मैंने निकाला है किसके लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ 1.6 और इंटू 10⁻⁻⁹ कितना लिख सकता हूँ, 10⁻⁻⁹। इसको लिख सकता हूँ कूलाम और इंटू इसको लिख सकता हूँ 1 वोल्ट। मैंने इसीलिए नहीं लिखा है, यहाँ पर तो इलेक्ट्रॉन है लेकिन मैं एनर्जी को निकाल रहा हूँ। एनर्जी कभी भी माइनस में नहीं होती है, इसीलिए मैंने इलेक्ट्रॉन के आगे माइनस रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया है, क्योंकि माइनस में एनर्जी नहीं होती है। एनर्जी ज़्यादातर हम किस में, ऑलवेज किस में होती है भाई, प्लस में होती है। इसीलिए मैं इसको लिखूंगा 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलाम। तो इसका मतलब है मैंने ये वर्क की फॉर्म में निकाला है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी हमेशा किस में ली जाती है, जूल में। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1.6 और इंटू 10⁻⁻⁹ जूल। तो इसका मतलब यह हुआ कि पोटेंशियल एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो हो सकती है वह होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ जूल। क्या हो सकती है, सबसे छोटी स्मॉलेस्ट यूनिट एनर्जी की 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ जूल। इसका मतलब यह है कि सबसे कम इलेक्ट्रॉन के द्वारा काइनेटिक एनर्जी या डायनेमिक एनर्जी को प्राप्त करना ही स्मॉलेस्ट एनर्जी यूनिट कहलाता है। आगे देखिए, यदि मैं कहूँ इलेक्ट्रॉन, यहीं पर लिख लिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनर्जी, नोट करके लिख लीजिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनर्जी। क्या भाई, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनर्जी। यदि मैं कहूँ कि 1 जूल कितने के हो सकता है, 1 जूल बराबर हो सकता है 1/1.6 और इंटू 10⁻⁻⁹ कूलाम हो 1 जूल मैंने लिखा है कितना भाई, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना लिख सकता हूँ मैं इसको, इलेक्ट्रॉन वोल्ट की फॉर्म में आया ना, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ये एक मेरे पास जूल है। यदि मैं कहूँ तो ये मेरे पास हो सकती है भाई इतनी। यदि मैं 1 जूल में इलेक्ट्रॉन भी निकालना चाहूँ कि कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो वो हो सकते हैं, इसको जब आप डिवाइड करोगे ऊपर ले जाओगे 2.6.25 और इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। तो ये मेरे पास किस में होते हैं भाई, 1 कूलाम में लिख सकते हो या फिर 1 जूल में लिख सकते हो, क्योंकि मैं यहाँ पर 1 वोल्ट को लेकर चल रहा हूँ। 1 कूलाम भी लिख सकता हूँ, कूलाम इसीलिए लिख सकता हूँ क्योंकि जूल को जो मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक की फॉर्म में लिखा है, 1 जूल को कैसे लिखा था, कूलाम में, और 1 वोल्ट की मैंने इसमें गुणा करी थी, तो 1 वोल्ट मेरे पास वोल्टेज हो गया। सी को कूलाम को यूँ रह दिए, तो 1 कूलाम चार्ज में, 1 कूलाम चार्ज में या फिर 1 जूल में इलेक्ट्रॉन मेरे पास इतने हो सकते हैं। तो 1 कूलाम चार्ज में भी इलेक्ट्रॉन की संख्या वही बैठेगी जो भाई किस में बैठती है, 1 जूल में बैठती है। 1 जूल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या जितनी होती है, किसमें, 1 कूलाम चार्ज में भी उतनी ही होती है, क्योंकि 1 कूलाम चार्ज और 1 जूल इलेक्ट्रॉनिक्स की फॉर्म में दोनों बराबर होते हैं। क्यों होते हैं, अंडर द 1 वोल्ट कंडीशन, अंडर द 1 ड्यू टू द 1 वोल्ट कंडीशन। कंडीशन किसके लिए है, 1 वोल्ट के लिए। चलो आगे देखिए, ये हो गया भाई जूल का रिप्रेजेंटेशन, 1 जूल हो गया। अब देखिए, एक मेरे पास होता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। आपको ज़्यादा नहीं याद रखना, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की आपको वैल्यू ही याद रखनी है, ज़्यादा इसके बारे में नहीं पढ़ना, बस आपको याद रखना। एक होता है मेरे पास बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। बोल्ट्जमैन को कांस्टेंट को किससे दिखाते हैं भाई, KB से दिखाते हैं। मैं लिख सकता हूँ बोल्ट्जमैन क्या होता है भाई, कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। और बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है वह होती है 1.38 इंटू 10⁻⁻23। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की यूनिट होती है 1.38 और इंटू 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन इनवर्स। कितनी होती है भाई, जूल पर केल्विन इनवर्स होती है। 10⁻⁻3 आपको याद रखना, 1.38 इंटू 10⁻⁻23 जूल
केल्विन, जूल अपॉन केल्विन या जूल केल्विन इनवर्स भी लिख सकते हैं मैं इसको, जूल पर केल्विन इनवर्स। यदि बस आप इतना याद रखिए जूल और केल्विन इनवर्स में ही इलेक्ट्रॉन वोल्ट की फॉर्म में पूछे तो यहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही लगा देना है यूनिट के लिए। किसके लिए भाई? यूनिट के लिए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और मैं लिख सकता हूँ इसको केल्विन, या फिर इलेक्ट्रॉन वोल्ट केल्विन इनवर्स। आपको बस इतना ही याद रखना, वैल्यू याद नहीं रखनी यहाँ पर इसकी कि केल्विन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए यूनिट क्या होती है। तो यूनिट क्या होती है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट और केल्विन इनवर्स, यूनिट ही याद रखनी है बस। बाकी बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू होती है 1.38 इंटू 10⁻⁻23 जूल केल्विन इनवर्स। चलो आगे देखो, एक मेरे पास होता है थर्मल वोल्टेज। हम पढ़ते हैं किसको भाई? थर्मल वोल्टेज को। थर्मल वोल्टेज देखिए क्या होता है। देखो किसी भी चार्ज कैरियर के अक्रॉस उसका टेम्परेचर बढ़ाने पर, किसी भी चार्ज कैरियर्स के अक्रॉस उसका टेम्परेचर बढ़ाने पर उसमें जो वोल्टेज जनरेट होता है उसे बोला जाता है थर्मल वोल्टेज। मैं कह रहा हूँ कि किसी भी चार्ज कैरियर, कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर कुछ भी हो, उसके अंतर्गत, उसके अपोजिट में या उसके चारों तरफ टेम्परेचर बढ़ाने पर जितना वोल्टेज इंक्रीज होएगा उस कंडक्टर के अक्रॉस, उसको बोला जाता है थर्मल वोल्टेज। तो देखिए हम इसको कैसे लिखते हैं, थर्मल वोल्टेज। डेफिनेशन देखिए क्या होती है भाई? थर्मल वोल्टेज। तो थर्मल वोल्टेज जो होता है, लिखो द वोल्टेज जनरेट अक्रॉस ए चार्ज, द वोल्टेज जनरेट अक्रॉस ए चार्ज, across a charge carrier rise with in temperature, rise in temperature is called thermal voltage। थर्मल वोल्टेज देखिए, और थर्मल वोल्टेज को हम रिप्रेजेंटेशन किससे देते हैं भाई? वीटी से। थर्मल वोल्टेज द वोल्टेज चार्ज कैरियर्स जनरेट ए चार्ज कैरियर्स राइज इन द टेम्परेचर। यदि किसी का तुम टेम्परेचर बढ़ा रहे हो और क्या बढ़ जाए भाई, उसका जो उसके आसपास जो वोल्टेज जनरेट होता है उसको बोला जाता है थर्मल वोल्टेज। थर्मल वोल्टेज एक देखिए, थर्मल वोल्टेज को हम कैसे निकालते? थर्मल वोल्टेज में आप याद रखना है वीटी के लिए फार्मूला होता है एनर्जी, थर्मल एनर्जी और बटे जो चार्ज जनरेट हुआ है, थर्मल एनर्जी जो आपने दी है और जो चार्ज दिया है, या फिर दूसरा फार्मूला होता है वीटी बराबर इसी में होता है के बी और इंटू टी, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट और इंटू टेम्परेचर और बटे चार्ज। यूनिट क्या होती है भाई इसकी? वोल्ट की ही होती है, क्योंकि ये मेरे पास क्या है? थर्मल वोल्टेज। दो फार्मूले लिखवाए हैं, वीटी बराबर ई टी और अपॉन का क्यू, या फिर वीटी बराबर कितना हो सकता है? के बी टी और अपॉन का क्यू हो सकता है। देखो यदि मैं ऐसा करूं कि मैं वीटी तो मेरे पास है, तो वीटी को मैं कितना लिख सकता हूँ? वीटी को लिख सकता हूँ, जरा देखिए क्या भाई, मैं इस वाले वीटी को कितना लिख सकता हूँ? टी अपॉन का, मैंने कुछ ऐसा काम करा भाई, के बी कांस्टेंट है, ये भी क्यू भी मेरे पास कांस्टेंट है। डिपेंडेंट वेरी कौन सा कर रहा है? टेम्परेचर कर रहा है। मेरे पास के भी कांस्टेंट है, क्यों भी कांस्टेंट है, वेरी कौन सा कर रहा है? के। तो मैं रिप्रेजेंटेशन में के प्रीपोजिशनल के लिए निकाल सकता हूँ। तो टी बराबर कितना लिख सकता हूँ मैं? टी बराबर लिख सकता हूँ इसको, नहीं, टी बराबर लिख सकता हूँ क्यू अपॉन का के बी। क्या लिख सकता हूँ? क्यू अपॉन का के बी लिखा जा सकता है। और क्यू अपॉन का के बी की जो वैल्यू होती है वह होती है 11.9596, कितना? 596 कितनी होती है भाई? 596 को मैं कितना लिख सकता हूँ? 11.60, या फिर मैं लिख सकता हूँ टी इंटू टोटल। यदि मैं इसकी वैल्यू लिखूँ तो इसको मिली वोल्ट में भी लिखा जा सकता है। कितना लिखा जा सकता है? 11.6 और इंटू मिली वोल्ट।
इसको मैं भाई इतना भी लिख सकता हूँ, या फिर आप सीधा सीधा देखिए सभी को आप कांस्टेंट मान लोगे तो वी टी प्रीपोजिशनल टू किसके टेम्परेचर के है या नहीं, क्योंकि मेरे पास यदि मैंने ये भी वैल्यू कांस्टेंट मान ली, ये भी कांस्टेंट मान ली, तो वी टी प्रीपोजिशनल टू टी के कैलकुलेशन है। ठीक, अब आगे देखिए वी टी बराबर फार्मूला आपको ये याद रखना है, फार्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट यही काम करेगा। अब देखिए यदि वी टी के लिए कहे कि बताइए वी टी की वैल्यू, अब मैं आपको देखो थर्मल वोल्टेज निकालने के कुछ बताता हूँ कि थर्मल वोल्टेज को आप कैलकुलेट कैसे करोगे। वैसे आपको एक ही डाटा याद रखना है, डाटा ये याद रखना है कि जो थर्मल वोल्टेज होता है, थर्मल वोल्टेज वी टी की वैल्यू होती है 300 डिग्री केल्विन पर, और वो केल्विन में ही पूछता है। ये 27 डिग्री सेल्सियस पर कितनी होती है, 26 मिली वोल्ट। कितनी होती है भाई, 26 मिली वोल्ट। आप इसको दिमाग में उतार लीजिए। देखो वी टी बराबर कितना मेरे पास, 300 केल्विन पर 26 मिली वोल्ट। अब एक बात अंदाज़ा लगाइए, 300 पर है इतना केल्विन पर, तो भाई 100 पर कितना होएगा। यदि मैं कहूँ वी टी अंडर द 100 केल्विन तो कितना हो सकता है, इसमें 3 का भाग दे दीजिए। सीधी सी बात है, जब वोल्टेज मैंने 3 गुना कम करा है तो 3 गुना क्या मैं इसको कम नहीं कर सकता 26 मिली वोल्ट को, तो कितना लिख सकता हूँ मैं से 3 अट्ठे भाई 24 हो गया, 2 बच गया, 6 हो गया, फिर 3 हो गया, 3 अट्ठे फिर इतना हो गया, फिर कितना बच गया, फिर 2 बच गया, फिर मैं इसको इतना लिख सकता हूँ मिली वोल्ट, या 8.86 मिली वोल्ट लिख सकता हूँ, क्योंकि पॉइंट जाएगा। यदि कहे कि वी टी की वैल्यू 50 पर कितनी है तो भाई इसका आधा कर दो, 4.4 मिली वोल्ट। और भी बूझे, यदि बूझे कि वी टी की वैल्यू कितनी हो सकती है 10 डिग्री पर, कि 10 डिग्री उस पर 10 केल्विन पर कितनी हो सकती है, तो इसमें 10 का भाग दे दो, 0.4 मिली वोल्ट। तो ये वैल्यू है, बस आपको इतना याद रखना है। यदि कहे कि बताइए 150 पर कितनी है, तो वी टी बराबर, यदि वो 150 पर बूझता है तब कितनी है, 13 मिली वोल्ट। बूझो किधर को बूझेगा। यदि वो कितने पर बूझता है, 50 200 पर बूझता है, ये कितने पर निकली है, इसको तो 4 गुना करती है, 4 चौक 16 और 4 चौक 16, तो 17 पॉइंट कितना हो जाएगा, 6। किस पर, वी टी 200 पर, 200 पर कितना हो जाएगा, इतना 17.6 मिली वोल्ट। तो ये आपको याद रखनी है कि किसी पर, बस आपको इस डाटा को याद रखना है, इस डाटा को याद रखना है कि 300 डिग्री केल्विन पर 26 मिली वोल्ट होती है। तो भाई बाकी 100 पर 150 पर इसी के कंपैरिजन में आप निकाल दीजिए, इसी के कंपैरिजन में। यदि बूझ लेगी बताइए 75 पे कितनी होती है, 3 गुना कर दीजिए 150 का, 10 की आप निकाल दीजिए, जितना बूझता हो उसी में उसकी मल्टीप्लाई कर दो। चलो जी आगे देखो। अब देखो, अब हम पढ़ते हैं एनर्जी लेवल को। किसको भाई, एनर्जी लेवल या एनर्जी बैंड गैप, एनर्जी लेवल, फॉरबिडन एनर्जी गैप, कंडक्शन बैंड, वैलेंसी बैंड। तो पहले देखिए, पहले मैं बताता हूँ, एक तो होता है वैलेंसी बैंड और एक होता है मेरे पास कंडक्शन बैंड। देखिए मान लीजिए ये मेरे पास न्यूक्लियस है, तो पहली बात तो ये देखिए, जो न्यूक्लियस जिसके ऑर्बिट में यहाँ पर इलेक्ट्रॉन 2, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन 4, 6, 8, 32, ऐसे 16, 18, 32। ठीक, मैं क्या काम करता हूँ, जो बस आप इतना समझ लीजिए कि न्यूक्लियस के पास जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं, जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी बॉन्डिंग एनर्जी ज़्यादा होती है। क्या होती है, बॉन्डिंग एनर्जी ज़्यादा होती है। बॉन्डिंग एनर्जी ज़्यादा होती है लेकिन एनर्जी कम होती है। जितने ज़्यादा हम इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर होते हैं उनकी बॉन्डिंग एनर्जी उतनी ही कम होती है, लेकिन उन इलेक्ट्रॉनों के पास एनर्जी उतनी ही ज़्यादा होती है। बॉन्डिंग एनर्जी यहाँ पर ज़्यादा होती है, बॉन्डिंग एनर्जी यहाँ पर कम होती है। तो आपको बॉन्डिंग एनर्जी की फॉर्म में ही याद रखना। दूसरा ये याद रखना कि जो न्यूक्लियस के ज़्यादातर पास होते हैं वो वैलेंसी बैंड होते हैं, और जो न्यूक्लियस से दूर होते हैं वो कंडक्शन बैंड की फॉर्म में आते हैं। किसी भी मेटल या उसमें जो वैलेंसी बैंड के, जो न्यूक्लियस के पास होते हैं वैलेंसी बैंड होते हैं। कौन से होते हैं, वैलेंसी बैंड। और जो यहाँ पर होते हैं वो अभी बताता हूँ मैं, इसको बस इतना याद रखिए कि ये कंडक्शन बैंड की श्रेणी में आते हैं और ये वैलेंसी बैंड की श्रेणी में आते हैं। जो न्यूक्लियस के पास जितना ज़्यादा मजबूती से बंधा रहेगा वो वैलेंसी बैंड है, और जो जितना ज़्यादा दूर रहेगा वो कंडक्शन बैंड की फॉर्म में आते हैं। बस अब आगे देखिए एनर्जी बैंड। पहला देखिए एनर्जी बैंड।
देखिए एनर्जी बैंड कौन सा होता है, कौन सा भाई, एनर्जी बैंड। देखिए एनर्जी बैंड क्या होता है, एनर्जियों का लेवल होता है, किसका भाई, एनर्जी का लेवल। ग्रुप ऑफ एनर्जी लेवल इज कॉल्ड बाय द एनर्जी बैंड। मतलब कि एक ग्रुप का लेवल कहीं पर ज़्यादा, देखिए यहाँ पर मान लीजिए एक मेरे पास लेवल है, एक यहाँ पर लेवल है, यहाँ पर लेवल ज़्यादा है एनर्जी का, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मान लीजिए, यहाँ पर 4, यहाँ पर 6, यहाँ पर 8, तो इन सभी का ग्रुप क्या कहलाता है, एनर्जी बैंड। क्या कहलाता है, एनर्जी बैंड। एनर्जी बैंड क्या होता है भाई, ग्रुप ऑफ एनर्जी लेवल, लिख लीजिए इसको, ग्रुप ऑफ एनर्जी लेवल इज कॉल्ड एनर्जी बैंड गैप। एनर्जी बैंड गैप क्या कहलाता है भाई, एनर्जी बैंड गैप। एक होता है मेरे पास वैलेंसी बैंड गैप। वैलेंसी बैंड गैप, वैलेंसी बैंड गैप, तो मैंने लिखा है भाई वैलेंसी बैंड गैप। अब देखिए ग्रुप ऑफ ग्राउंड एनर्जी लेवल इज कॉल्ड बाय द, वह एनर्जी बैंड गैप जो ग्राउंड एनर्जी लेवल के पास होता है, वह एनर्जी बैंड गैप जो ग्राउंड एनर्जी लेवल के पास होता है क्या कहलाता है, वैलेंसी बैंड गैप। लिखिए ग्रुप ऑफ ग्राउंड एनर्जी लेवल इज कॉल्ड वैलेंसी बैंड गैप। वैलेंसी बैंड गैप क्या कहलाता है, वैलेंस इट्स, और दूसरा इसी में कुछ पॉइंट लिख लिए। दूसरा, इट्स कंटेंट द बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, इट्स कंटेंट द बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, यह हमेशा कंटेन किसको करेगा भाई, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉनों को कंटेंट करेगा, हमेशा ही किसको कंटेंट करेगा, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को कंटेंट करेगा। और बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन क्या है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन के बारे में लिख लीजिए, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रोड नेवर, कभी भी भाई साहब बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन करंट फ्लो पार्टिसिपेट में कभी भी भाग नहीं लेते। किसी बॉन्डिंग में तो फाउल ले लेते हैं भाग्य, लेकिन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन नेवर पार्टिसिपेट फ्लो ऑफ करंट। क्या भाई, फ्लो ऑफ करंट। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन वह होते हैं जो कभी भी किसी भी फ्लोइंग करंट में भाग नहीं लेते हैं, कैसी भी करंट फ्लोइंग में भाग नहीं लेते हैं, याद रखना है। और हमेशा ही वैलेंसी बैंड, और एक और लिख लीजिए, वैलेंसी बैंड ऑलवेज कंटेंट द होल्स। वैलेंसी बैंड ऑलवेज इज कंटेंट्स वैलेंसी कंटेंट्स होल्स। क्या कंटेंट्स करते हैं भैया, ज़्यादातर होल्स को कंटेंट्स करते हैं। किसको कंटेंट करते हैं, होल को, कंटेंट होल्स। अब जरा देखिए एक और मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, एक क्या होता है, वैलेंसी बैंड कभी भी खाली नहीं होते, वैलेंसी बैंड नेवर बी एम्प्टी। एक और लिख लीजिए भाई, वैलेंसी बैंड नेवर बी एम्प्टी, कभी भी ये खाली नहीं होते हैं। एक और इसमें लिख लीजिए, वैलेंसी बैंड ओनली पार्टिसिपेट ऑफ द बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। किसमें भाई, पार्टिसिपेट ऑफ द बॉन्डिंग्स इलेक्ट्रॉन। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन में क्या करते हैं, दोज पार्टिकल पार्टिसिपेट ऑफ दिस बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, ऐसे लिख लीजिए, दोज,
क्या भाई, दोज इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट, क्या भाई, दोज इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, ये हमेशा भाई बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन में क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन करंट फ्लोइंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। किसमें, करंट फ्लोइंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो वैलेंसी बैंड क्या होता है, ग्रुप होता है एक एनर्जी लेवल का। क्या होता है, ग्रुप ऑफ होता है एनर्जी बैंड, क्या होता है, ग्रुप होता है एनर्जी लेवल का। उसमें एक होता है एनर्जी का ना वैलेंसी बैंड गैप। वैलेंसी बैंड गैप क्या होता है, ग्राउंड लेवल पर जो एनर्जी बैंड गैप होता है उसको क्या बोला जाता है भाई, ग्राउंड लेवल पर जो एनर्जी बैंड गैप होता है उसको वैलेंसी बैंड गैप बोला जाता है। वैलेंसी बैंड गैप हमेशा ही किसको भाई, वैलेंसी बैंड गैप कंटेंट किसको करता है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को। और बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कभी भी करंट पार्टिसिपेट में भाग नहीं लेते हैं, सिर्फ किस में भाग लेते हैं, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं होश में, बॉन्डिंग में ही हमेशा ही। और वह वैलेंसी बैंड कभी भी खाली नहीं होता है, वैलेंसी बैंड कभी भी एम्प्टी नहीं होता है, और ऑलवेज ये होल को कैरी करता है। ऑलवेज किसको करता है, कैरी करता है भाई, हॉल को कैरी करता है। दूसरा बैंड गैप देखिए, एक होता है हमारे पास भाई कंडक्शन बैंड गैप या कंडक्शन बैंड, या कंडक्शन बैंड क्या होता है भाई, दूसरा होता है मेरे पास कंडक्शन बैंड। एक होता है भाई मेरे पास कंडक्शन बैंड। अब देखिए कंडक्शन बैंड क्या होता है, ये एक्साइटेड इलेक्ट्रॉनों का एनर्जी बैंड होता है। हाँ, किसका भाई, एक्साइटेड, द ग्रुप ऑफ एक्साइटेड, लिख लीजिए, द ग्रुप ऑफ एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है, कंडक्शन बैंड। यह है एक्साइटेड इलेक्ट्रॉनों का ग्रुप है। किसका भाई, एक्साइटेड इलेक्ट्रॉनों का ग्रुप है। दूसरा पॉइंट इसमें लिखिए, हाँ, कंडक्शन बैंड, शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं, कंडक्शन बैंड। देखो कंडक्शन बैंड कभी खाली भी हो सकता और कभी भरा हुआ भी हो, कुछ भी हो सकता, दोनों कंडीशन हो सकती है। कंडक्शन बैंड खाली भी हो सकता, कंडक्शन बैंड खाली भी हो सकता है, एम्प्टी भी हो सकता है, और एम्प्टी भी हो सकता है, और नो एम्प्टी भी। कुछ भी कंडीशन बन सकती है कि वो एम्प्टी भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। वह कहने में कंडक्शन बैंड की दोनों कंडीशन भाई बनाई जा सकती हैं। और यह है ऑलवेज कंटेंट द फ्री इलेक्ट्रॉन। दूसरा लिखिए, ऑलवेज कंटेंट्स द फ्री इलेक्ट्रॉन। यह है ऑलवेज किसको करता है भाई, फ्री इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, कैरी करता है। दूसरा लिखिए, कंडक्शन इलेक्ट्रॉन, कंडक्शन बैंड के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो हमेशा किसी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट तो नहीं करते ज़्यादातर, लेकिन वो करंट फ्लो में ज़रूर पार्टिसिपेट करते हैं। आगे देखिए, कंडक्शन बैंड लिख लो, दोज इलेक्ट्रॉन, ऐसे लिख लीजिए, दोज इलेक्ट्रॉन बैंड। इस बैंड के इलेक्ट्रॉन जो होते हैं क्या होते हैं भाई, हाँ, पार्टिसिपेट करंट फ्लो, पार्टिसिपेट द करंट फ्लो, ऐसे लिख लीजिए भाई, पार्टिसिपेट द करंट फ्लो। करंट फ्लोइंग में क्या करते हैं भाई, ये ज़्यादातर मैक्सिमम पार्टिसिपेट करते हैं। ऑलवेज कैरी किसको करता है भाई, फ्री इलेक्ट्रॉन को, और हमेशा ही किसमें कंडक्शन बैंड मैंने लिख दिया है कि आप खाली भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है भाई। और किस में हमेशा कंडक्शन बैंड किसको बोला जाता है, एक्साइटेड एनर्जी लेवल को क्या बोला जाता है, कंडक्शन एनर्जी बैंड। और ये एम्प्टी भी हो सकता है, खाली भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता। कंटेंट करता है फ्री इलेक्ट्रॉन को, दोज इलेक्ट्रॉन बैंड पार्टिसिपेट द करंट फ्लो। ये इसकी कंडीशन होती है किसकी, कंडक्शन बैंड की। अब देखिए, एक होता है मेरे पास एनर्जी बैंड गैप। दो मैंने बताए हैं, एक तो बताया मैंने वैलेंसी बैंड और एक बताया मैंने कंडक्शन बैंड। अब देखिए एनर्जी बैंड गैप। एनर्जी बैंड गैप, एनर्जी बैंड गैप देखिए, एनर्जी बैंड गैप को हम किससे दिखाते हैं,
या तो भाई ईजी से दिखा सकते हैं या स्मॉल ईजी, किसी से भी हम रिप्रेजेंटेशन देते हैं। एनर्जी बैंड गैप क्या होता है, देखिए ये मेरे पास है कंडक्शन बैंड का चित्र और ये मेरे पास है वैलेंसी बैंड का एनर्जी ग्रुप। ऐसे समझिए कंडक्शन बैंड का एनर्जी ग्रुप है, ये मेरे पास वैलेंसी बैंड का एनर्जी ग्रुप है। मैंने बताया कि जितना ये मान लीजिए न्यूक्लियस यहाँ पर है, नीचे न्यूक्लियस है, यहाँ पर है न्यूक्लियस, तो एनर्जी देखो यहाँ से मैं जैसे जाता जाते ऊपर चलता चला जाऊँगा, ऊपर की तरफ जाऊँगा, जितना ज़्यादा ऊपर की तरफ, मान लीजिए एक एनर्जी लेवल ये है, 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 ये एक एनर्जी लेवल ये है। तो इस वैलेंसी बैंड के लिए लोएस्ट एनर्जी लेवल कौन सा हो सकता है भाई, लोएस्ट एनर्जी लेवल ये वाला हो सकता है। और इस कंडक्शन बैंड के लिए हाईएस्ट एनर्जी लेवल ये वाला हो सकता है, ये वाला हो सकता है। इस कंडक्शन बैंड के लिए लोएस्ट एनर्जी लेवल कौन सा हो सकता है भाई, ये वाला हो सकता है। और हाईएस्ट एनर्जी लेवल कौन सा हो सकता है, ये वाला, क्योंकि एनर्जी लेवल की वैल्यू हमेशा इसके वैलेंसी उसके न्यूक्लियस से ऊपर जाते में बढ़ती ही बढ़ती है। एनर्जी बैंड गैप आपको ये नहीं देखना है, सिर्फ इससे न्यूक्लियस से दूरी को देखना है कि यदि मैं यहाँ पर बात करता हूँ लोएस्ट एनर्जी लेवल ये है वैलेंसी बैंड के लिए, मैक्सिमम एनर्जी लेवल ये है वैलेंसी बैंड के लिए, लोएस्ट एनर्जी लेवल इसके लिए ये है और मैक्सिमम एनर्जी लेवल इसके लिए ये वाला है। तो इसको मैं दिखाता हूँ भाई, ये मेरे पास है क्या, लोएस्ट एनर्जी लेवल ऑफ कंडक्शन बैंड। तो मैं इसको दिखाता हूँ इसी से, ये है मेरे पास मैक्सिमम एनर्जी लेवल ऑफ द कंडक्शन बैंड, इसको दिखाता हूँ मैं EV से। बाकी हम अगली क्लास पर चर्चा करेंगे।